हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी और मैं हूं समीर, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। ये एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन है मेरे लिए कि आज मुझे तीनों हैट्स पहननी पड़ रही हैं। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं वो इंडिया के रियल एस्टेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्कैम और डिबैकल में आती है। ये इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स में भी आता है और जितनी वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस बिजनेस एम्पायर की हुई है, शायद ही इंडिया में किसी और बिजनेस एम्पायर की हुई हो। जैसे कि धर्म पाजी शोले में कहते हैं, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है और ट्रेजेडी है। हमारी स्टोरी में भी ये सब कुछ है और बहुत सारी लर्निंग्स और इंसाइट्स भी हैं जो हमें जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत क्लोज क्यों है, क्योंकि इस बिजनेस एम्पायर के जो प्रमोटर्स थे उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनके बेटे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे 20 साल के लिए। रमेश चंद्रा जी जो इस कंपनी के फाउंडर थे वो मेरे मेंटर थे एक टाइम पे। जी हाँ, ये स्टोरी है यूनिटेक की, जो 2008 से 2015 तक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर था, इंडियन रियल एस्टेट का पोस्टर बॉय था। और ये स्टोरी मेरे लिए बहुत क्लोज है क्योंकि मैं यूनिटेक प्रमोटर फैमिली के सामने बड़ा हुआ हूँ। उनके फादर जो फाउंडर थे मिस्टर रमेश चंद्रा, वो एक टाइम पे मेरे मेंटोर होते थे। उनका बेटा संजय मेरे साथ स्कूल गया था। ही वॉज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फॉर 20 years and I have a lot to say about what happened, and my story is going to be the most authentic story ever done on Unitech. इससे पहले कि मैं ये डिटेल स्टोरी आपको बताऊं, I would request you to please share, subscribe and like this channel. Also, I would request you to stay on till the end to get all the insights. इस स्टोरी में गलतियों का भंडार है, बहुत सारे गुनाह हुए हैं और अनइमेजिनेबल वेल्थ क्रिएशन हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलिए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं। यूनिटेक was founded in early 1970s by Mr. Ramesh Chandra. He was from IIT Kharagpur and had done his masters from Southampton University. He was one of the best technocrats in the country. He was one of the most hardworking people and intelligent people that I have ever known. He and his wife, who was also a doctor, came from middle class families, and they were the most simple, humble, and driven people that I have ever seen in that generation. Starting with a soil testing company, Unitech, under the leadership of Mr. Ramesh Chandra, forayed into real estate development in 1986. And that's when this whole story really started. Unitech was one of the most professional developers considered in India at that time, and they were building affordable and mid-income homes across the NCR region. मैंने अपनी जिंदगी के सबसे पहले शेयर्स जब मैं सिर्फ 15 साल का था यूनिटेक के खरीदे, क्योंकि मिस्टर रमेश चंद्रा उस कंपनी को लीड कर रहे थे और मुझे पूरा विश्वास था कि वो इस कंपनी को अनबिलीवेबल हाइट्स पे लेके जाएंगे। यूनिटेक इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रियल एस्टेट लिस्टेड कंपनीज थी और 1986 से अर्ली 2000s तक Mr. Ramesh Chandra, along with few of his partners, were leading the company from strength to strength. रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा करना शुरू कर गई 2005 के लगभग, और सोने पे सुहागा ये हुआ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में खुल गई और बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने निवेश किया और कंपनीज को लैंड बैंक्स के बेसिस पे वैल्यू करना शुरू कर दिया। और इस टाइम पे संजय चंद्रा को और अजय चंद्रा को ये लगा कि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लैंड बैंक अक्वायर करें, और अगर वो ये सब कर पाए तो कंपनी की वैल्यूएशंस आसमान छूना शुरू कर देंगी। बहुत सारे लोन्स और लेवरेज लेके यूनिटेक ने ये 14,500 एकड़ अक्वायर किए और शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत अच्छी मूव थी। यूनिटेक became the second largest developer in the country. Mr. Ramesh Chandra became the 8th richest man of India with a net worth of $11.5 billion. He became 114th richest man of the world in the shortest span of time. And Unitech's market capitalization also started touching $85
1000 crores. Unitech became the third largest company in India by market cap. और अगर आप उसको रिलायंस से कंपेयर करें, जो आज इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, it was 1/3 his size. Ramesh Chandra had felt that he had made the best decision to hire his sons into the company and make them joint managing directors, and he felt that they had done a great job in the super success of Unitech. But that was not the case. Actually, that was his first and biggest mistake. इससे पहले मैं यूनिटेक की स्टोरी आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भारी गलतियां हुई। एक तो रमेश चंद्रा जी की वजह से उनको लगा कि उनके बच्चों ने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया है और वो बहुत बिजनेस बढ़ाने वाले हैं, और इसको मैं कहता हूं पुत्रमोह की गलती। और ये गलती तो इंडिया में महाभारत के टाइम से होती चली आ रही है। दूसरी गलती, जिसको मैं कहता हूं गॉड सिंड्रोम, अजय और संजय को यह लगना शुरू हुआ कि गॉड शुड कॉल देम गॉड, वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि जब बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है तो लोगों को लगना शुरू कर जाता है दैट दे हैव बिकम लाइक गॉड, दे कैन नेवर मेक एनी मिस्टेक। चलिए अब चलते हैं यूनिटेक की स्टोरी पे वापस। 2008 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया वर्ल्ड में, जिसका नाम था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और क्योंकि यूनिटेक ने बहुत ज्यादा इलिक्विड लैंड बैंक क्रिएट कर लिया था, उसको मोनेटाइज करने के लिए उन्होंने अंधाधुंध अपार्टमेंट्स बेचने शुरू कर दिए। लगभग 2008 से 2014 तक उन्होंने 29,000 अपार्टमेंट बेच डाले और कस्टमर से 14,000 करोड़ से ऊपर कलेक्ट कर लिए। यही नहीं, उन्होंने 5,800 करोड़ के बैंक लोन्स भी और उधार ले लिए। 2008 में यूनिटेक ने टेलीकॉम सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने का सोचा और 2G लाइसेंस में 1650 करोड़ रुपए लगा दिए, और बाद में चल के वो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना गया, जो 1,76,000 करोड़ का था और जिसमें संजय चंद्रा को जेल भी जाना पड़ा 2011 में। यहां से यूनिटेक का डाउनफॉल होना शुरू हुआ, बिकॉज संजय चंद्रा was absolutely shocked as he thought he was invincible, he was untouchable and nobody could ever put him behind bars, he could buy anybody anytime he wanted. जब 2010 में उनको 11 महीने जेल में बिताने पड़े तो उनका शातिर दिमाग जाग गया और उन्होंने सोचा कि वो अपनी फैमिली को और खुद को इंडिया से बाहर निकालें, और उनने सोचा कि अब वो फंड्स यूनिटेक से विदेश की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दे। और इतना सादा पैसा जो कस्टमर से कलेक्ट किया गया था और बैंक से कलेक्ट किया गया था, उनने सोचा कि उसमें से वो पैसा बाहर ले जाना शुरू कर दे इलीगली, यानी कि साइफनिंग ऑफ फंड्स, और यहीं से यूनिटेक का सबसे बड़ा स्कैम शुरू हुआ। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड टू गेट हेविली डिलेड एंड कस्टमर्स started to go to courts filing criminal and civil complaints. Not only that, over 15,000 customers came on the road, and because of that, Supreme Court had to intervene in 2017 and they recommended that the government takes over Unitech to try and deliver these projects to the customers. Simultaneously, both Sanjay and Ajay were sent to jail. Company was taken over by the government and a forensic audit was ordered. From the forensic audit, it came out that over 2,000 crores was siphoned off. लगभग 5,800 करोड़ जो कस्टमर से कलेक्ट किया गया था वो तो प्रोजेक्ट्स में लगा ही नहीं, और जो बैंक बोरोइंग्स भी थी उसमें से 707 करोड़ भी प्रोजेक्ट्स में कभी भी लगा नहीं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड, आज की स्थिति क्या है? यूनिटेक को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स इंस्टॉल हो चुके हैं बोर्ड में और वो कंपनी को रन कर रहे हैं। लगभग 15,000 कस्टमर्स को अभी भी घर मिलना है इन 74 प्रोजेक्ट्स। लगभग 5,000 करोड़ रुपए चाहिए उन घरों को कंप्लीट करने के लिए, और अब 15 साल हो चुके हैं जब तक कस्टमर्स को घर नहीं मिला है, और लगभग 3 से 5 साल और लग सकते हैं जब तक उन कस्टमर्स को फाइनली अपना घर मिल सके। मैंने यूनिटेक के करंट स्टेटस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि कस्टमर्स का क्या स्टेटस है, कितनी सिटीज में ये प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, कितने पैसे चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए,
और मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट और कस्टमर्स को विचार करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है वही एक सोल्यूशन है जिससे यूनिटेक के होम बायर्स को अपना घर फाइनली मिल पाएगा। Finally, before I share my insights and learnings for everybody, I would like to remind you that this scam and blunder was much bigger than the Kingfisher scam of Vijay Mallya, which was only 9,000 crores, the Nirav Modi scam, which was 14,000 crores, the Satyam scam, which was also 14,000 crores, and even the Harshad Mehta scam, which was 5,000 crores. This scam and blunder has led to a loss of over 35,000 crores. More than 15,000 customers have not got their home. Banks have lost over 7 to 10,000 crores. Noida Authority is still to recover its dues of over 10,000 crores. So overall, it's approximately 35,000 crores plus. चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मैंने इस स्टोरी से क्या सीखा। सबसे पहले, पुत्र मोह एक बहुत बड़ी गलती होती है। पुत्र मोह पुत्र को ही खा जाता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि महाभारत के टाइम से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की वजह से इतना बड़ा युद्ध कर डाला और अंत में दुर्योधन की ही मृत्यु हो गई। रिसेंटली न्यूज में जो सबसे बड़ी स्टोरी चल रही है वो है कि एक पुत्र ने अपनी पोर्श कार में, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने बच्चे को गिफ्ट के रूप में दी थी, उसमें 2 लोगों को मार दिया नाबालिग होके। उसकी वजह से आज उसके दादा भी जेल जा रहे हैं, उनके बाप भी सफर कर रहे हैं और उस बच्चे की जिंदगी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पुत्र मोह का। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए कि प्लीज जब आप अपना बिजनेस हैंड ओवर करने की स्टेज पे आते हैं तो प्लीज प्रोफेशनल्स को दीजिए, जैसे कि वर्ल्ड वाइड होता है। हम नेपोटिज्म या पुत्र मोह की वजह से सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं और बहुत जल्दी उनको रेंज बिजनेस की हैंड ओवर कर देते हैं, और ये मेरा मानना है सरासर गलत है। नेक्स्ट इंसाइट है ग्रीड के ऊपर। आप माने या ना माने, हर आदमी बहुत ग्रीडी होता है, उसके पैसे की भूख कभी भी खत्म नहीं होती। और ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जो अमीर आदमी भी है वो और अमीर बनना चाहता है और compete करना चाहता है, जब तक वो रिचेस्ट मैन नहीं बन जाता अपनी कम्युनिटी में या अपने फ्रेंड्स में, और ये होड़ लगी रहती है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू रिटायर एट 40, हाउ टू रिटायर एट 35। ये सब मेरा मानना बकवास है। कोई भी रिटायर नहीं करता 40 पे, चाहे वो जितने भी पैसे बना ले, उसको और पैसे बनाने होते हैं। मेरा ये पूछना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कि आप क्यों वीडियोस बना रहे हैं अगर आपने इतने पैसे बना लिए हैं, और आज भी आप पैसे की होड़ में क्यों लगे हुए हैं और क्यों बोलते रहते हैं सबको कि आप 35 पे रिटायर कर जाइए, आप 40 पे रिटायर कर जाइए। और क्या मिलेगा उनको रिटायर करके? कैसे जिएंगे वो अपनी जिंदगी? क्या करेगी अपने टाइम का? तीसरी लर्निंग है, और आज के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स मल्टी मिलियनर्स बन चुके हैं, यहां तक के बिलियनर्स भी बन चुके हैं बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स एंड द फंडिंग दैट इज अवेलेबल। Please be humble. This God syndrome doesn't get anybody anywhere, and that is the beginning of everybody's downfall when you start thinking that God should call you God, and because you are super successful, nothing can touch you. Next learning is especially for businessmen. Please don't ever over leverage yourself. Please only concentrate on positive cash flows. यूजुअली हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं और फिर हम उसको सर्विस नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हमारा पूरा बना बनाया बिजनेस चौपट हो जाता है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो का। हमेशा हो सके तो इक्विटी ही लीजिए और लोन कम से कम लीजिए, और ये इंश्योर करिए कि आपके पास हमेशा इनफ फंड्स हो अपने लोन को चुका देने के लिए और एटलीस्ट कंफर्टेबली उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए। और मेरी फाइनल लर्निंग ये है, और स्पेशली आज की जनरेशन के लिए और रिच बिजनेस पीपल के लिए, कि कोई शॉर्टकट्स ना अपनाएं पैसे कमाने के लिए। और अगर आप कोई गलत काम कर भी जाते हैं तो उसको एडमिट कर लीजिए, रादर देन फीलिंग दैट आप किसी को भी खरीद सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आज इंडिया बहुत बदल चुका है।
and this Pune accident case is a classic case study to show that. I hope you like this video. This is Samir signing off.